नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव माना जा रहा है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और वहीं पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला अपना सुरक्षित रखा है। ओबीसी आरक्षण मामले में आज ये बड़ा फैसला आ सकता है। बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण के नहीं देने की मांग की गई है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर सकती है। और क्या कुछ ये फैसला आने वाला है, इस पर भी ये चुनाव निर्धारित होता है, क्योंकि अगर ये फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं देखिए चुनाव जनवरी में होने की उम्मीद की जा सकती है। और अगर सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो फिर से एक बार यह आरक्षण की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर तारीख दर तारीख चल रही थी। 5 तारीख को इस ओबीसी आरक्षण सूची पर सवाल उठाए गए थे और याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका 5 दिसंबर को दायर की गई। तो इस दायर याचिका में ये कहा गया कि ये जो लिस्ट बनी है ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं करती है। और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई कि आप किसी भी तरीके से चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। उस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई और 14 तारीख से इस पर सुनवाई शुरू हुई। हालांकि देखिए तारीख दर तारीख चलती रही और सुनवाई टलती रही। उसके बाद 2 दिन पहले इस पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी है कि आखिर जो जनहित याचिका दायर की गई उसका पक्ष क्या कुछ कहता है, क्योंकि उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई सरकार की तरफ से। 2017 में जिस तरह का पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जो लिस्ट बनाई गई थी, उसी आधार पर लिस्ट बनानी जानी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अपना हलफनामा भी दायर किया गया, अपने जवाब भी रखे गए। तो ये दोनों पक्षों के द्वारा अपनी दलीलें रख ली गई हैं। अब आज माना जा रहा है कि फैसला आ सकता है। देखिए 24 तारीख से कोर्ट भी बंद हो चुका है, शीतकालीन अवकाश हो चुका है, लेकिन स्पेशल बेंच बैठी और इसकी सुनवाई हुई जहां दोनों तरफ से दलीलें रख दी गई हैं। आज एक बार फिर से इस पर फैसला आना है और सबकी नजर है कि ये फैसला किसके पक्ष में आता है और क्या फैसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण निकाय चुनाव है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, नजर यही कि आज क्या हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ सकता है। फैसले का आज बड़ा दिन हो सकता है। देखिए बिल्कुल आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी ओर सभी राजनीतिक दलों की आज कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जनहित याचिकाएं पड़ी थी उस पर लखनऊ बेंच सुनवाई कर रही थी और दोनों पक्षों को काफ़ी धैर्यपूर्वक सुना गया और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से 2012 और 17 के हुए चुनावों का हवाला दिया गया। तो वहीं अगर हम याचिकाकर्ताओं की माने तो उनकी तरफ से कहा गया था कि 2012 और 17 में कोई जनहित याचिका नहीं पड़ी थी, इसलिए जो है सरकार ने चुनाव कराए थे। इस बार की अगर हम बात करें तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है जो याचिकाकर्ता है वो ट्रिपल लेयर सर्वे कराने की बात कर रहे हैं कि ट्रिपल लेयर सर्वे हो, उसके बाद ही आरक्षण को लागू किया जाए। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था और जो फैसला है उसको रिजर्व कर लिया है। अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट में न्यायाधीश बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे याचिकाओं पर फैसला अपना सुनाएंगे। आज फैसले के बाद ये साफ होगा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव क्या समय पर होंगे या फिर समय के जो नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उनका समय बढ़ जाएगा। फिलहाल तमाम जो जनहित याचिका करता है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक आयोग का गठन किया जाए। वो आयोग सर्वे कराएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी वर्ग का क्या कुछ भूमिका रहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो। उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आयोग के गठन की मांग भी की गई थी। अब देखना होगा कि कोर्ट 12:30 बजे क्या कुछ अपना फैसला सुनाने वाला है।
बिल्कुल नीलेश, और देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा और हर एक राजनीतिक पार्टी की नज़र इस वक्त इस फैसले पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से तैयारियां राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है, उस तैयारी को जारी रखना है या फिर नई रणनीति बनानी है, इस पर भी कहीं ना कहीं उन पार्टियों की नज़र है कि जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा उसी के आधार पर उनकी आगे की रणनीति होगी। चूंकि 12:30 बजे का वक्त है नीलेश, अभी दोनों पक्षों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या लगता है फैसला किस पक्ष में जाना है? देखिए बिल्कुल, अभी हमारे जो जनहित याचिकाकर्ता हैं उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का जो निर्णय है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर जनहित याचिकाएं पड़ी थी, कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और सरकार की तरफ से डेटा मांगा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डेटा कोर्ट में उपलब्ध नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग की क्या कुछ भूमिका रहने वाली, ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलने वाला है, इस पर महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट सुनाएगा। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी हुई थी, उसके बाद सभी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने कमर कसी थी और लगातार जो है प्रत्याशियों को लेकर जो है आवेदन भी भारी मात्रा में सभी पार्टियों के पास आ रहे थे। ऐसे में कुछ जनहित याचिकाएं डाली गई, जिसके बाद तारीखों के ऐलान पर स्टे लगाया गया था और कोर्ट ने कई दिनों तक लगातार सुनवाई की और लखनऊ बेंच इस पूरे प्रकरण की सुनवाई कर रही थी। हालांकि दोनों पक्षों को मजबूती के साथ सुनने के बाद जो है कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है वो सुरक्षित रखा है और अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट रूम में जज साहब पहुंचेंगे उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो देखना होगा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला आता है। हालांकि सुरेश महाजन के केस का भी जिक्र इससे पहले जब हुई सुनवाई थी तो उसमें किया गया था कि सुरेश महाजन ने भी TTT सर्वे की बात कही थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उस पर आदेश भी किए थे। अब आज जब ये पूरा फैसला सुनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं सुरेश महाजन का जो केस था उसको भी इससे जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे यूपी का दौरा। तो जनवरी में जेपी नड्डा का यूपी दौरा प्रस्तावित है। संगठन महामंत्री BL संतोष भी आएंगे यूपी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में करेंगे प्रवास, 14 सीटें जीतने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो संगठन की नई टीम के गठन पर भी होगी चर्चा। मिशन 2024 की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुट चुका है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। किस तरह से क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति आज होगी कुर्क। अल्लाहपुर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मकान होगा कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है पूरी कार्रवाई। तो विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही जिले में दर्ज है मामला और इसी को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मकान कुर्क किया जा रहा है। तो लगातार प्रशासन की तरफ से गैंगस्टर एक्ट के तहत तमाम अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और ये कुर्की की कार्रवाई विजय मिश्रा की संपत्ति पर भी। पूर्व विधायक है विजय मिश्रा, जिनकी संपत्ति आज कुर्क होगी। भदोई में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। तो अल्लाहपुर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मकान बताया जा रहा है, जिसे प्रशासन की तरफ से कुर्क किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे, जापान उत्तर प्रदेश में करेगा बड़ा निवेश। ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जापान बड़ा निवेश करने जा रहा है। जापान के उप रक्षा मंत्री के साथ आई टीम ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। चीन के बजाय जापान पूरा निवेश भारत में करने की तैयारी कर रहा है। तो जापान के उप रक्षा मंत्री के साथ जो टीम आई थी वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और चीन के बजाय जापान पूरा निवेश भारत में करने की तैयारी में है। तो जापान उत्तर प्रदेश में करेगा ये बड़ा निवेश। कहीं ना कहीं देखिए, इसी तरह उत्तर प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा निवेश कराने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है, वो माहौल देने की कोशिश कर रही है और उसी को देखते हुए सरकार की एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जापान जो चीन पर निवेश करता था, जहां एक मार्केट चीन में बनाया हुआ था, लेकिन अब
उत्तर प्रदेश उसकी प्रायोरिटी बन गया है। बढ़ेगा गया एसजीपीजीआई में 480 करोड़ रुपए से बनेगा पीडियाट्रिक। तो कार्डियोलॉजी सेंटर बच्चों के दिल के इलाज के लिए अमेरिका की एक संस्था के साथ हुआ करार। 200 बेड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर में बनाया जाएगा। 5000 बच्चों की सर्जरी और 10,000 बच्चों का हो सकेगा इलाज। तो 200 बेडों वाली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी लगातार जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है कि तमाम जो निवेश है, विकास है, वो उत्तर प्रदेश में हो, अब होगी सटीक जांच। संस्थान में 30 लाख की लागत से शुरू होगी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। संस्थान में जल्द ही इस प्रणाली से सर्जरी की होगी शुरुआत। इस प्रणाली के उपयोग से सर्जरी करना आसान और ज्यादा सुरक्षित होगा। तो 30 लाख की लागत से शुरू होगी वीडियो असिस्टेड थोरेसिक। तो संस्था में जल्द ही इस प्रणाली से सर्जरी की शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं इस प्रणाली को अपनाने के बाद और भी ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा। तो आहार नली के कैंसर की अब सटीक जांच हो सकेगी। राजधानी में कोरोना को लेकर बढ़ी सतर्कता। आगरा और उन्नाव में मिले 2 कोरोना संक्रमित। विदेश से लौटे दोनों युवकों में हुई है कोरोना की पुष्टि। और राज्य के सभी अस्पतालों में आज हुई मॉक ड्रिल। तो कोविड प्रबंधन का परीक्षण करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। तो राजधानी में कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ी है। आगरा और उन्नाव में कोरोना के 2 नए केस भी मिल चुके हैं। तो 2 युवक संक्रमित बताए जा रहे हैं। विदेश से लौटे दोनों युवक कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से हर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। राज्य के सभी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, लगातार कोरोना के संकट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। जहां एक तरफ आगरा और उन्नाव में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। देखिए 2 युवक जो विदेश से लौटे थे उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से आज पूरे राज्य में, देश में मॉक ड्रिल किया गया कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें सुविधाएं किस प्रकार की हैं, दुरुस्त हैं या नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर बेड्स आरक्षित किए गए थे। जो कॉन्स्टेटर्स हैं, साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स हैं, उसके अलावा जो आईसीयू हैं, उनमें सब में कोरोना मरीजों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई थी, अलग वार्ड बनाए गए थे। और सीधे तौर पर हम देखें तो बड़े पैमाने पर जो कोरोना के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाइयां हैं उनका भंडारण किया गया था, ताकि अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तो तत्काल उसकी व्यवस्था कराई जा सके। क्योंकि कोरोना काल के दौरान ही उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन के प्लांट्स भी लगे थे। तो इन बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी बड़े जो चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, जो उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस हैं या बड़े अस्पताल हैं जिसमें जिला अस्पताल और सीएचसी भी शामिल है, वहां की व्यवस्थाओं को देखा गया कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए अस्पताल कितना तैयार है। जो व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से थी, मतलब अतिरिक्त बेड उनके पास कितने हैं, उनके पास जो उपकरण है उनकी स्थिति अभी क्या है, दवाओं की उपलब्धता कितनी है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है या उसके अलावा जो कॉन्स्टेटर्स हैं उनकी संख्या अभी तक कितनी है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं चीजें देखी गई हैं, परखी गई हैं। और जो जो चीजें कम मिलेंगी या जिनकी व्यवस्था जो मानक है उनके अनुरूप नहीं होगी, उनको व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि अगर जिस तरीके का माहौल विश्व के कई देशों में चल रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति देश में बनती है तो उस दौरान उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में बेहतर रहे और तत्काल ऐसे मरीजों को आइसोलेट करके उनकी जो इलाज है वो बेहतर ढंग से शुरू किया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 मरीज मिले हैं, जिसमें से एक उन्नाव का है, एक आगरा का है। जो उनसे लोग मिले थे, करीब 27 लोगों से आगरा के युवक ने मुलाकात की थी। उन सभी की रिपोर्ट्स निगेटिव है, लेकिन एहतियात के तौर पर लगातार इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं कोई अगर संक्रमण है तो वो दूसरे लोगों में ना जाए, उसको लेकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। ठीक है एसके, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
तो देखिए, राजधानी में कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जहां आगरा और उन्नाव में कोरोना के 2 संक्रमित मिले हैं, उसके बाद लगातार मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। राजधानी से हर जिले के लिए नॉन स्टॉप एसी बस चलाने की तैयारी रोडवेज हर जिले के लिए शुरू करेगी राजधानी एक्सप्रेस बस। तो नए साल में शुरू होने वाली इस सेवा को राजधानी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। प्रस्ताव पर जल्द ही शासन की लगेगी मुहर। पहले चरण में वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई जाएगी बसें। तो नए साल में शुरू होने वाली सेवा को राजधानी एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। तो प्रस्ताव पर जल्द ही शासन की मुहर लग जाएगी। तो पहले चरण में वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए ये बसें चलाई जाएंगी। तो राजधानी से हर जिले के लिए नॉन स्टॉप एसी बस चलाने की तैयारी में इस वक्त परिवहन विभाग है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों को अब नहीं मिलेंगे वाहन। प्रदेश पदाधिकारी संगठनात्मक कार्यक्रम में लेते थे गाड़ी, तो कार्यालय के कार और ड्राइवर की सुविधा का करते थे उपयोग। सांसद, विधायक और एमएलसी बनने के बाद भी करते थे गाड़ी का उपयोग, और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब प्रदेश कार्यालय से वाहन की सुविधा नहीं मिलेगी। तो प्रदेश पदाधिकारियों को अब वाहन की सुविधा नहीं दी जाएगी। कार्यालय से कार और ड्राइवर की सुविधा का उपयोग करते थे। तो सांसद, विधायक और एमएलसी बनने के बाद भी गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। अब खबर आगरा से है, जहां छावनी विभाग में घटिया सामग्री से बनी सड़क 15 दिन में टूटी। मुख्य अभियंता और इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई है। छावनी बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार। तो छावनी विभाग का ये पूरा मामला सामने आया है। तो मुख्य अभियंता और इंजीनियरों की लापरवाही सामने आई है। तो छावनी बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। किस तरह से मिलावटी सामान का इस्तेमाल किया गया और ये पूरा मामला उजागर हुआ है। तो छावनी विभाग में घटिया सामग्री से बनी सड़क 15 दिन में टूटी है। सिटीजन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वार्ड नंबर 1 से 8 तक की कई सड़कें जो बन रही हैं उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर इनका क्या कहना है। सर, वार्ड नंबर 1 से कई सड़कें वार्ड नंबर 1 से 8 तक बनाई जा रही हैं, बताया जा रहा है घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे। लगातार जो सड़कें जो घटिया सामग्री की बन रही हैं। देखिए, कैंटोनमेंट में काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड है, और इस वजह से सड़कों का रखरखाव जो है काफ़ी समय से लंबित है। अब ये चीज़ प्रारंभ हुई है, सड़कें बनना शुरू हुई हैं, पर बड़ा चिंता का विषय है कि जो सड़कें बन रही हैं उनकी अगर गुणवत्ता देखी जाए तो देख के बड़ा अफसोस होता है। सर, हमने क्योंकि देखा जो सामग्री उसमें इस्तेमाल की जा रही है वो मानकों के अनुसार नहीं की जा रही है। सर, हमने सुल्तानपुरा की लालपुर्ती की भी रोड देखी, सौतागढ़ लाइन की भी रोड देखी, तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। कई लोगों का आरोप है कि ये बहुत ही जल्द खराब हो जाएगी, इस मानकों के आधार पर नहीं हो रही। देखिए, एक्चुअली अभी तक जो कैंटोनमेंट में पूर्व में सड़कें बनी हैं उनकी क्वालिटी सदैव बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर इस बार क्या कारण है मैं ये तो नहीं कह सकता, पर इस बार जो उनकी क्वालिटी है सड़कों की वो निम्न स्तर की है, और उसमें जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है या तो वो प्रॉपर नहीं है या उसको प्रॉपर तरीके से उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने जो रोड की लेयर काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य रोड की लेयर बहुत कम नज़र आ रही है। तो इस तरह का रोड में भी भेदभाव किया जा रहा है कैंटोनमेंट के माध्यम से। जैसे अपनी रोड बनवा रहे हैं, अपने कार्यालय की रोड बनवा रहे हैं, वैसी रोड कैंटोनमेंट के हर क्षेत्र की बननी चाहिए। अच्छी सड़कें बननी चाहिए जो अच्छे ज़्यादा समय तक चलें, और यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ इतने समय से गुजरना पड़ा है परेशानियों से वो लाभ।
और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये जो तस्वीरें आई हैं सड़कों की, जिस तरह से ये खबर सामने आई कि 15 दिन में ही ये रोड का जो है वो टूटनी शुरू हो गई है, किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि महज 15 दिन में किसी सड़क का टूट जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। चलते इस तरह का कार्य हुआ है। यहाँ पर एबी कॉन्ट्रैक्टर जो कार्यदायी संस्था है उसने वार्ड 1 से 8 तक की कई सड़कें बनाई हैं और इस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले भी हमने शिकायत की थी तो लाल कुर्सी की सड़कें भी द्वारा रिपेयरिंग हुई। ये पीछे जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इसी जगह की है जहाँ हमने अभी जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी। ये जो है यहाँ पर हमने जो दिखा रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर जो सड़क टूटी हुई थी। जो पीछे की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं जेसीबी आ गई है और यहाँ पर रोड से पुनः द्वारा बनाने का शुरू हो गया है। तो ये वो तस्वीर है जहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की ये स्थिति है। लगातार यहाँ के लोगों ने भी कई बार शिकायत की कैंटोनमेंट विभाग के अधिकारियों से, संबंधित कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन अभी तक न तो कार्यदायी संस्था पर कोई कार्रवाई की गई। उन्हें जरूर उससे थोड़ा रिपेयरिंग करके थोड़ा खाना पूर्ति जरूर की है, लेकिन बावजूद कोई भी खाना उसके बाद भी मानकों पर कोई सड़क नहीं हुई है। शिकायतकर्ता भी मेरे साथ मौजूद है जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायत लिखित में शिकायत करने वाले जो विनोद जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या पूरा मामला था, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया अधिकारियों को और अब क्या स्थिति है। विनोद जी, आपने जो शिकायत की थी तो क्या पूरा मामला था, पहले मामला बता दीजिए। पूरा मामला ये था कि मैंने ये शिकायत की थी कि यहाँ के जो इंजीनियर है महाशय से संजय सिंह, इन्होंने यहाँ पे लगातार खड़े होकर काम कराया। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी साहब परिषद से कि जब खड़े होकर काम करा रहे थे तो ये सड़क क्यों बैठी, इसका क्या कारण रहा। यानी कि इंजीनियर ठेकेदार से मिले हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, रिश्वतखोरी हुई है, जो मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ, ये सड़क बैठने का कारण क्या रहा। तो बस मेरी यही अनुरोध है कि इन तीनों इंजीनियरों के खिलाफ FIR होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लगातार आप वार्ड 1 की भी आपने तस्वीर दिखाई थी, वार्ड 8 की भी तस्वीर दिखाई। लगातार कई सड़कें बनी है बिना मानकों के बनी है। क्या मानते हैं किन किन लोगों की लापरवाही है इस पूरे मामले को लेकर? सबसे बड़ी लापरवाही इंजीनियर की है, माधवेंद्र सिंह की जो सीनियर इंजीनियर है, और नागन सिंह जो खड़े होकर काम करा रहे हैं, संजय सिंह जो नापतौली कराते हैं। क्या सामग्री को इतना घटिया क्यों डाला जा रहा है जो सड़क खराब हो रही है। दूसरी बात है ठेकेदार के द्वारा जो नहीं कार्य सही तरीके से किया जा रहा है, क्या वो पैसा नहीं ले रहा है। पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से क्यों लुटा रहे हैं। तो विनोद जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे कार्यदायी संस्था पर, संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपने लिखित में शिकायत की है, कई मुख्यमंत्री को भी शिकायत की, रक्षा मंत्री तक आपने लेटर लिखे हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर? सबसे पहले सीनियर इंजीनियर माधवेंद्र सिंह को सस्पेंड करना चाहिए या उनको BRS लेकर घर भेज देना चाहिए। अगर विनोद जी, सतेंद्र हुए, लाखन सिंह हुए, माधवेंद्र हुए, काफी लंबे समय से हैं, यदि इनकी ISP की भी जांच की जाए तो क्या मतलब? आय बहुत है, तनख्वाह से ज्यादा इनके अपार संपत्तियां हैं, फार्म हाउस है, बहुत ही सारी जगह 15 एकड़ 30 एकड़ जमीन है। ठीक है कृष्णा। दूसरा नागन सिंह की संपत्ति। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हाथरस की करेंगे जहां पर मेडिकल स्टोर में पेट्रोल डालकर अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई है। आग लगने से लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। मेडिकल संचालक ने पुलिस से की है मामले की शिकायत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली सासनी क्षेत्र के न्यू विवेक मेडिकल स्टोर का ये पूरा मामला है। तो मेडिकल संचालक ने पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। लगाई है उधर भी साइड से पेट्रोल डाल के, बाकी का बोतल भी है, उसको लगाने का तरीका भी है, उसमें कपड़े वगैरह लगा रखा है, उसने उधर लगा के लगाई है। अच्छा, कितने रुपए का लगभग आपका नुकसान हुआ है? नुकसान तो काफ़ी है, वो आकलन किया जाए तो होगा 8 लाख रुपए का लगभग, कम से कम है ये तो। बाकी का आगे देखो पता चले। ये किसी ने लगाई है उधर भी।
अब खबर मेरठ से, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। ईओ सुधीर कुमार, लिपिक असलम और चालक तनुज की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। लावड़ नगर पंचायत में तैनात थे ईओ सुधीर कुमार, सड़क हादसे में मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, जहां ईओ सुधीर कुमार, लिपिक असलम और चालक तनुज की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। लावड़ नगर पंचायत में तैनात थे ईओ सुधीर कुमार। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।